चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। अब आप लोगों का बिल्कुल नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो क्यों ना शुरुआत अपने फर्स्ट चैप्टर से करते हैं। ये आपकी ग्रेड 8 की जो नई सोशल साइंस बुक इंट्रोड्यूस हुई है, उसका पहला चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। अब यहाँ देखिए, आपको क्रिस्टीना फिग्रेस और टॉम रेविट कार्नेग, इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, दोनों ने मिलकर, द फ्यूचर वी चूज। उसका यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है। क्रिस्टीना फिग्रेस और टॉम रेविट कार्नेग दोनों ही क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स हैं। ये कोस्टारिका की है और ये ब्रिटिश हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है उसको पॉसिबल बनाने में इन लोगों ने बहुत हेल्प करी थी। बेसिकली ये दोनों क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट्स हैं और लोगों को ये समझाते हैं कि प्लैनेट को बचाने के लिए क्या करना जरूरी है। तो उन्हीं की बुक का ये एक कुछ एक्सट्रैक्ट आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो मोस्टली किस तरह से काम करती है, टेक, मेक, थ्रो अवे, ये हमारा तरीका है। मतलब क्या, हम लोग जो हैं रिसोर्सेज को नेचर से लेते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, वेस्ट क्रिएट होता है और प्लैनेट को नुकसान होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है सजेस्ट करी है रीजनरेटिव इकोनॉमी। रीजनरेटिव इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमें जो है नेचर के साथ काम करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं। हमारे जो भी मटेरियल्स हैं उनको हम जो है रीयूज करें, रिसाइकिल करें, बजाय उनको वेस्ट करने के। रिस्टोर करें जो भी हमने यूज किया है, जैसे फॉरेस्ट है, सॉइल है, वाटर है, क्लीन एयर है। इस तरह से सिस्टम्स को डिजाइन करें कि जहां पर कुछ भी वेस्ट ना होता हो, जैसे कि नेचर करता है। अब जैसे नेचर में क्या होता है, अगर पत्तियां पेड़ से गिरती हैं तो वो मिट्टी बन जाती है, सॉइल बन जाती है। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट होता है वो दूसरे का खाना बन जाता है। तो हर चीज जो है वो इस्तेमाल होती है, रीयूज होती है, कंटिन्यूअस साइकिल की तरह। नेचर कभी भी देखा होगा आपने, गार्बेज नहीं क्रिएट करता, वो हमेशा साइकिल क्रिएट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि हमें जो अपनी इकोनॉमी है उसी तरह से बनानी चाहिए, जहाँ रिसोर्सेज जो है वो रीयूज हो, वेस्ट मिनिमाइज हो और जो हमारा डैमेज इकोसिस्टम है वो रिपेयर हो जाए। तो बजाय खाली अर्थ से लेने के, हमें उसको वापस भी देना चाहिए और मदद करनी चाहिए उसको हील करने में, ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके। तो आपको उम्मीद है ये इतना पार्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे द बिग क्वेश्चंस। ये जो है आपके सामने फिगर 1.1 जो है ये दूध सागर वाटरफॉल है और रेलवे ब्रिज गोवा इंडिया का दिखाया गया है। अब क्वेश्चंस इन्होंने सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से क्या पूछे हैं कि हमें अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कैटेगराइज कैसे करें, क्या कनेक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन में नेचुरल रिसोर्सेज के और जो अलग अलग एस्पेक्ट्स यानी पहलू होते हैं लाइफ के, उनमें क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं अनसस्टेनेबल यूज के या ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का करते हैं। ये बहुत बड़े क्वेश्चंस इन्होंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर हम तब दे पाएंगे जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो फिगर 1.2 जो दी है उसमें एक माइक्रो हाइडल प्लांट दिया गया है हिमाचल प्रदेश का। उसकी इमेज है कि बहते हुए पानी से कैसे बिजली बनाई जाती है। वही दूसरी तरफ फिगर 1.3 है, एक ऑफशोर ऑयल रिग है जो कि पेट्रोलियम जो है सी बेड से निकालता है। अब आपका जो चैप्टर है इसमें सबसे पहली हेडिंग दी गई है कि कब नेचर जो है रिसोर्स बनता है। अब इसको शुरू करने से पहले चलिए कुछ समझ लेते हैं। हेडिंग क्या है कि नेचर जो है वो रिसोर्स कब बनता है। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर में सब चीजें आती हैं जो नेचुरल तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। इसमें आपका वाटर, एयर, मिनरल्स, प्लांट्स, सॉइल्स और रॉक्स और एनिमल्स सब शामिल है। और ये सब चीजें कौन सी हैं, जिनको ह्यूमंस ने नहीं क्रिएट किया है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि नेचर रिसोर्स कब बनता है। नेचर जो है वो रिसोर्स तब बनता है जब ह्यूमन उसका इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। हमें जो है जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, या ह्यूमन जो है
उस रिसोर्स को अपने लिए कुछ उपयोगी बना लेते हैं ताकि उसको इस्तेमाल कर सके। अब एग्जाम्पल के लिए, एक पेड़ जो है जो जंगल में उगता है वो सिर्फ नेचर का हिस्सा है, लेकिन जब हम पेड़ काटते हैं, उससे फर्नीचर बनाते हैं, तब वो जो है एक रिसोर्स बन जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेचर प्लस ह्यूमन यूज मिलकर हमें क्या मिलता है, रिसोर्स। पर हर चीज जो नेचर में है वो ऑटोमेटिकली रिसोर्स नहीं है। अगर किसी चीज को आपको रिसोर्स कहना है तो उसके लिए 3 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। पहला है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको हासिल करने की। अब जैसे ऑयल जो है वो बहुत समुद्र, जो महासागर होता है उसकी गहराई में है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपके पास मशीन नहीं है उसको निकालने के लिए। दूसरा होता है इकोनॉमिकली फीजिबल, इसकी कॉस्ट जो है उसकी जो अपनी वैल्यू है उससे ज्यादा ना हो, मतलब कि अब आप पता चला ऑयल निकालने के चक्कर में जो मशीन लगा रहे हैं उसकी वैल्यू ऑयल से भी ज्यादा है, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सट्रैक्शन बहुत एक्सपेंसिव है तो उसको यूज करना फिर समझदारी नहीं। कल्चरली एक्सेप्टेबल, सोसाइटी जो है उसके इस्तेमाल को एक्सेप्ट करे। अब जैसे पेड़ों को काटना, जो बहुत ही सेक्रेड फॉरेस्ट होते हैं, वो कल्चरल तौर पे अनएक्सेप्टेबल माना जाएगा। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तब नेचर जो है वो एक यूजेबल रिसोर्स बनता है। अर्थ का जो नेचुरल ट्रेजर है उसकी बात करें तो अर्थ में बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि कई मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनते हैं। बेसिक रिसोर्सेज जो है वो हमारे वाटर, एयर और सॉइल है। मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज देखा जाए तो कोल, पेट्रोलियम, मेटल ओर्स जैसे आयरन, कॉपर या प्रेशियस स्टोन्स हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आते हैं आपके टिम्बर, प्लांट्स और एनिमल्स। इसी तरह से कुछ इसमें से जैसे कोल या पेट्रोलियम है, इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, पर ह्यूमंस क्या करते हैं, बहुत तेजी से क्विकली इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो वर्ड है एक्सप्लॉइटेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब सिंपली क्या हुआ कि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कंजम्पशन कर रहे हैं सारे नेचुरल रिसोर्सेज का। तो फाइनली एक तरह से जो समझे वो ये है कि जो नेचर है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ह्यूमंस की। जब ह्यूमन जो है नेचर के हिस्से को इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरतों के लिए, तब वो बन जाता है रिसोर्स। पर वो एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो और सोशली एक्सेप्टेबल हो, तभी उनको रिसोर्स के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। तो ये जो आपका पूरा पैराग्राफ है इसमें इसी को बताया गया है जो हमने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। फिगर 1.4 जो है वो बताता है कि अगर हम बहुत ही देखभाल से सही तरीके से खेत की जुताई करें तो उससे जो हमारा अंडरग्राउंड इकोसिस्टम है उसको बहुत कम नुकसान होता है और जो मिट्टी की नमी है वो भी बनी रहती है। फिगर 1.5 बताती है कि जो हमें शहद मिलता है वो मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है। अब आप यहाँ देखिए, बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं और पूरी दुनिया में जिसमें नेचर को जो है सेक्रेड यानी प्योर, पवित्र माना जाता है। आप भी जानते हैं, क्योंकि नेचर जो है ना ऐसे ट्रेडिशंस में खाली हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो जो है सेक्रेड है। नेचर हमें लाइफ देता है, क्या कहते हैं, हमें खाना मिलता है उससे, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो नेचर कैसा है, वो एक मदर के जैसे है, हमारी देखभाल भी करता है, हमें पोषण भी देता है। अब यहाँ अगर जो फिगर 1.6 है उसमें आप देखिए तुलसी पूजा दिखाई जा रही है। हम लोग जनरली घरों में बहुत से में तुलसी पूजा होती है। तो ये जो इंडियन होम्स हैं बहुत सारे, उनमें तुलसी को जो है, जो पेड़ है उसकी पूजा करी जाती है अपनी भलाई के लिए, कि हमारा सबका घर का भला हो, हमारी सेहत अच्छी रहे। तो ये जो है एक तरह का रिस्पेक्ट है, एक ग्रैटिट्यूड है नेचर के प्रति। इस तरह से अगर आप देखो और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। आपको जैसे यहाँ पूछा गया कि ऐसी कई प्रैक्टिसेस के बारे में आप जानते हैं, तो आप देखिए हम लोग जो गंगा नदी है उसकी पूजा करते हैं, जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं, फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं।
तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमारे नेचर को एक तरह से प्योर मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं। तो ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये बताती हैं कि नेचर जो है, लोग जो है वो नेचर को ऐसे देखते हैं कि उस चीज़ से रिस्पेक्ट के लिए भी है, खाली इस्तेमाल के लिए ही नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर बताया गया है कि आप अगर देखें तो आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमें नेचर से मिलती हैं, चाहे आपके कपड़े हो, चाहे आपके बुक्स हो, आपके घर हो, इवन प्लास्टिक बटन जो होता है शर्ट का वो भी जो है हमें नेचर से ही मिलता है। अब जैसे कॉटन क्लोथ्स एग्जाम्पल के लिए ले लो, वो कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से। वुडन फर्नीचर पेड़ों से मिलता है, प्लास्टिक बटन पेट्रोलियम से मिलता है, पेपर हमें वुड पल्प से मिलता है। तो जो भी मैन मेड थिंग्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में ही है। तो ये जो टर्म है नेचुरल रिसोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? मटेरियल्स और वो सब्सटेंसेस जो नेचर में अकर करते हैं और यूजफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, इसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट या फॉसिल फ्यूल्स। तो अब जो भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से नेचर जो है वो खाली सप्लायर नहीं है मटेरियल्स का, वो सोर्स है हर उस चीज़ का जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से कल्चर्स जो हैं इसको रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, और हमें भी जो है इसीलिए इसको वैल्यू करना चाहिए और सही तरीके से सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। पहले जो आपका इस बुक में समझाया गया है उसको थोड़ा अलग से समझते हैं कि कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात है कि हम कैटेगराइज क्यों करते हैं। साइंस में क्या होता है, हम चीजों को ग्रुप करते हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। अब ऐसा क्यों? ताकि हमें हर चीज बार बार एक्सप्लेन ना करनी पड़े, हम लोग का जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाए और सब लोग जो है सेम मीनिंग को समझ पाए। एग्जाम्पल के लिए जब भी हम कहते हैं लिविंग या नॉन लिविंग तो आप फौरन समझ जाते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ये होता है कैटेगराइजेशन। सेम चीज आती है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। बहुत तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप उनको आराम से स्टडी और समझना चाहते हैं आसानी से तो हमें पहले उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। इससे मदद क्या मिलेगी? हम उन्हें सही तरीके से स्टडी कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे, उनको मैनेज करना आसान होगा, सोच समझ के मैनेज करेंगे और क्लियरली हम एक कम्युनिकेशन बना पाएंगे। तो कैटेगराइजेशन होता क्या है? चीजों को ग्रुप करना जिनके सिमिलर फीचर्स होते हैं। इससे जो लर्निंग है वो बहुत आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। हम जो हमारे आइडियाज हैं उनको बहुत लंबे लंबे एक्सप्लेनेशंस के बगैर जो है आराम से उसको समझा सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कैटेगराइज किया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को, इसी तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। यहाँ थिंक अबाउट इट में पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा अलग क्राइटेरिया हो सकता है जिसका हम यूज करें ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करें। तो वो जो क्वेश्चन है हमारा उसमें मेनली क्या बताया है कि किस आधार पर हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो एक तरीका है नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज करने का वो है उनके यूज के आधार पे। इसी से हम उनको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, रिसोर्सेज जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल है। ये वो चीजें हैं जिनके बगैर धरती पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसे हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, या खाना जो हमें खाने के लिए चाहिए। इसके अलावा मिट्टी जो इन फसलों को उगाती है। हम अपने खुद के आस से ना तो हवा, पानी या मिट्टी क्रिएट कर सकते हैं, तो इस चीज के लिए हम किस पर निर्भर हैं? पूरी तरीके से नेचर पे। इनके बगैर लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल है। दूसरा है रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। ये जो रिसोर्सेज है इनका इस्तेमाल किया जाता है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। वुड से हम फर्नीचर बनाते हैं, मार्बल बिल्डिंग्स या स्टैचूज के काम आता है, कोल इंडस्ट्रियल यूज के लिए, गोल्ड ज्वेलरी के लिए, मेटल्स टूल्स और मशीन्स के लिए। ह्यूमन जो है इस नेचर की जो गिफ्ट है इसको इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए यूजफुल आइटम्स,
बिल्डिंग्स, टूल्स और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स को। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न लाइफ के लिए। हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन के लिए। तो जो सोर्सेज हैं एनर्जी के उसमें आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, हाइड्रो पावर जो होती है, सनलाइट और विंड। तो नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया जा सकता है उनके यूज पर आधार पर। पहला असेंशियल जो है लाइफ के लिए, एयर, वाटर, सॉइल, फूड। मटेरियल के सोर्सेज हो गए वुड, मेटल, मार्बल, कोल, गोल्ड। सोर्सेज जो एनर्जी के हो गए वो हो गए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड। ये क्लासिफिकेशन मदद करता है हमें समझने के लिए कि किस तरीके से हम नेचर पर डिपेंड हैं अलग अलग तरीकों से।